ओके, लास्ट क्लास में इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स कर लिया था। कुछ उसमें एग्जांपल्स में शायद क्वेश्चंस रह गए होंगे, सही है, वो होमवर्क के साथ अटेम्प्ट कर लेना। उसमें कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं था, मैंने काफ़ी सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी करा दिए थे, हमने हैंड आउट में किए थे रीसेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, सही है। अच्छा, अब अगला टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर आपको याद है क्या होता था, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है, सही है। मुझे बताओ ए प्लस बी क्यूब क्या होता है? अब हम ओ लेवल में ये नहीं पढ़ते वैसे, सही है, वो इंटरमेट्रिक में पढ़ाया जाता है कि होता है ए क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब होता है, सही है। लंबी सी एक्सपेंशन होती है, याद करते हैं वो लोग, सही है। अब अगर नहीं पता तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना? क्यूब को ब्रेक किया जा सकता है पावर वन और पावर टू में, फिर वो अंदर वाली टर्म्स को ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर से दोबारा टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, सही है, कर सकते हैं। तो बताओ ए प्लस बी पावर फोर को भी ये कर सकते हो क्या? या दो स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो? सही है, लेकिन नजर आ रहा है ना कि मुश्किल होता जा रहा है भाई, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा। ज्यादा पावर दे दूँ, पावर सिक्स पे चला जाऊँ तो और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो कोई तरीका होना चाहिए कि हमारे पास ये टर्म्स की एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्टली आ जाए, सही है। अब टर्म की एक्सपेंशन डायरेक्टली आ जाए उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है, पहले लिखो फॉर्मूला, फिर मैं जो फॉर्मूला शीट एग्जाम में मिलेगी वो दिखाता हूँ, और फिर जो है वो आगे सीखते हैं कि भाई आगे सीखते हैं फिर कि भाई इसको इवेल्युएट कैसे करना है, सही है। तो मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी पावर एन की एक्सपेंशन होती है, टर्म नंबर वन होती है एन सी जीरो। अभी अगर किसी को नहीं पता कि एन क्या सी क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा। कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है, सही है। ए पावर एन माइनस जीरो, बी पावर जीरो। टर्म नंबर टू एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन, बी पावर वन। टर्म नंबर थ्री एन सी टू, ए पावर एन माइनस टू, बी पावर टू, सही है। पैटर्न नजर आ रहा है? अगली टर्म अगर लिखनी हो तो क्या लिखूंगा मैं? एन सी थ्री, ए पावर एंड बी पावर थ्री, सही है। ये कब तक चलता रहता है? जब तक टर्म नंबर एन प्लस वन नहीं आ जाती। होती है एन सी एन, ए पावर एन माइनस एन, बी पावर एन। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, सही है। एन सी ये टर्म नंबर एन प्लस वन तक क्यों चलता रहता है? ये देखो कि भाई जब बाहर स्क्वायर था तो कितनी टर्म्स आई थी एक्सपेंशन में? तीन टर्म्स आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ जब क्यूब होगा तो चार टर्म्स आएंगी, जब पावर फोर होगा तो पांच टर्म्स आएंगी। यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज वन मोर देन द पावर आउटसाइड द ब्रैकेट, सही है। कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा एक ज्यादा होंगी ब्रैकेट्स की पावर से। तो पावर फोर है तो पांच टर्म्स निकलेंगे एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, फॉर्मूला शीट में ये कैसे लिखा होता है? फॉर्मूला शीट में मैं ये फॉर्मूला शीट आपको एग्जाम में मिलेगी। फॉर्मूला शीट में ऐसे लिखा होता है, सही। अब कौन सा वाला फॉर्मूला भी हमारे है? ये वाला ऊपर वाला। देखो फॉर्मूला शीट जो है ना वो ए एस ए टू फर्दर मैथ सबकी एक ही कंबाइंड एक फॉर्मूला शीट होती है, उसको हम कहते हैं MF19, सही। ये MF19 जो है वो आपको पेपर में मिलेगी, ओके। पेपर में आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आपसे रेलिवेंट है, कौन सा आपका इरेलीवेंट फॉर्मूला, सही। तो अभी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है,
जी जी। आप कौन बात कर रहे हो? ये जूम वाली चीज़ है ना, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी थोड़ी सी सेटिंग नहीं हुई हुई, तो आज की क्लास में नहीं कर सकूँगा जूम पे। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे आज पता नहीं था कि आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बायनॉमियल एग्जाम। ओके सॉरी। तो फॉर्मूला शीट में जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये अभी हमारा फॉर्मूला है। सही है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मेरा तो लाइट एक्स्ट्रा ऑन है, लाइट कम हो सकती है, तो आप बंद करा इसको। स्क्रीन थोड़ी सी डाउन हो रही है। ओके, अब फॉर्मूला शीट में ये बेसिकली NC1 लिखा हुआ है, देखो। सही है क्या हो? ये बेसिकली NC1 लिखा हुआ है, सही है। मैथमेटिकल नोटेशन में NC1 को ऐसे लिखते हैं, आगे NC2 लिखा हुआ है, NC1। अब उसने पहली टर्म में सिर्फ a पावर n लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। सही है, ये मैंने आपको फॉर्मूला शीट का एक स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है। फॉर्मूला शीट अगर आपको पूरी देखनी हो तो बुक के स्टार्ट पे जो पहले पेज पे जो है वो QR कोड एक लगा हुआ है, तो स्कैन करेंगे तो वो आई थिंक 19 पेजेस की फॉर्मूला शीट है। बस वेट ओपन। ओके, उसमें सारे पेजेस रेलिवेंट नहीं होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि सारे उनकी कंबाइंड है, मैथ फर्दर मैथ सबकी कंबाइंड है। तो सारे पेजेस रेलिवेंट नहीं होते, कोई 2-3 पेज होते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट होते हैं। ओके, S1 में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि S1 में एक टेबल यूज़ होता है जो फॉर्मूला शीट में आता है। अच्छा जी, अब बात आई कि भाई सर ये C क्या है। तो ये C बेसिकली जो है वो कैलकुलेटर पे एक फंक्शन है। सही है, मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा रहा हूँ। ये डिवाइड की साइन के ऊपर देखेंगे ना, तो NCR लिखा हुआ है। सही है, शिफ्ट दबा के डिवाइड प्रेस करेंगे तो C लिखा हुआ आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, वो कैलकुलेटर जो है वो इस तरह ऊपर नहीं लिख सकता। सही है, तो मैं इस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा, अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा 5C0। सही है, इन केस आई वांट टू कैलकुलेट 5C0। अभी क्या कैलकुलेट करना है वो अभी क्वेश्चन में जाके देखते हैं। ये अभी फिलहाल हमारा सिर्फ फॉर्मूला है। मैं अभी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाऊंगा। मैंने अभी आपको डिवाइड वो दिखाया है कि C कहाँ पे लिखा। सही है, अब अभी के लिए मैं अगले क्वेश्चन के लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए साइड पे। यार, ओके, यहाँ पे लिखा है एक्सपैंड 3 + 2x पावर 5। सही है, एक्सपैंड 3 + 2x पावर 5 लिखा हुआ है। तो मुझे जो है वो पता है कि जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 6, एक ज्यादा हमेशा चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज वन मोर देन द पावर आउटसाइड द ब्रैकेट। पहले मैं सारी टर्म्स को इस तरह लिख लेता हूँ। तो ये क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5C0। अच्छा, उससे पहले मैं बताना भूल गया, सॉरी। इसमें ए क्या है? 3, बी 2x + 2x है। सही है, माइनस होता तो माइनस भी आ जाता। एन क्या है? 5। सही है, पावर आउटसाइड द ब्रैकेट इज 5। तो पहली टर्म हो जाएगी 5C0, a⁻n - 0, b⁻0। टर्म नंबर 2 हो जाएगी 5C1, a⁻n - 1, b⁻1। टर्म नंबर 3 हो जाएगी 5C2, a⁻n - 2, b⁻2। टर्म नंबर 4 हो जाएगी 5C3, a⁻n - 3, b⁻3। टर्म नंबर 5 हो जाएगी 5C4, a⁻n - 4, b⁻4। सही है, मैंने सारी टर्म्स लिख ली।
सही है। अब एक बात सुन ले पहले कैलकुलेटर की, ताकि जो है वो आप भी कैलकुलेटर सही से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर सामने खुल गया। पहली टर्म क्या है, मैंने कहा 5C0। सही है। उसके आगे क्या लिखना है, उसके आगे लिखना है 3 पावर 5। तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया, बाय ब्रैकेट लगाया, 3 पावर 5 लिखा, इनटू। अब जाहिर सी बात है, मैं कैलकुलेटर जो है वो एक्स वाली टर्म को डिटेक्ट नहीं कर सकता। कैलकुलेटर कभी एक्स में आंसर आपको नहीं देता। तो आपने सिर्फ जो उसके साथ नंबर लिखा हुआ है ना, वो लिख देना है। यानी अगर ये -x भी होता तो मैं -1 लिख देता अंदर। अब ये 2x है तो मैंने अंदर 2 लिख दिया है। सही है। माइनस हो तो खास ख्याल रखना है कि माइनस भी लिखना जरूरी है। ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ माइनस लिखते हैं। सही है। एक्स हम खुद ही डिटरमिन करेंगे कि हमें एक्स क्या लिखना है उस टर्म के साथ। ये टर्म जो है वो कोफिशिएंट बता देगी। सही है। तो इसने मुझे क्या बताया कि कितना आना चाहिए, 243। इसके आगे क्या आना चाहिए, x पावर 0। x पावर 0 अभी ना भी लिखूं तो भी चलेगा। सही है। x पावर 0 तो 1 हो जाता है। ओके। तो ये हो गई पहली टर्म। दूसरी टर्म के लिए क्या करना है, वही टाइप करना है कैलकुलेटर पे, पावर्स जो भी आ रही है। मैंने ये सब लिखा कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर ने खुद ही इवेल्युएट करना है। 5C1 इवेल्युएट कर लिया। क्या आ गया मेरे पास, 810। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा इब्राहिम, मैं लिखूंगा 810x। सही है। क्यों, क्योंकि x पावर 1 है उसके साथ। अगली टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा। खुद से अब कैलकुलेटर पे इवेल्युएट करके देखो टर्म्स समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये कैलकुलेटर चलाना सही से सीखना पड़ेगा भाई। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप टर्म गलत देंगे, 0 मिलेगा, क्योंकि मेथड के कोई मार्क्स नहीं होते। सही है। निकालिए और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। फिर इनको कंबाइन करके हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। क्या है भाई, 810 के बाद 1080x² पे 720x³ फिर x⁴ और 32। सही है। फिर क्योंकि एक्सपेंशन है ब्रैकेट की, तो हमें क्या करना चाहिए आगे, हमें आगे जो है वो सबको कंबाइन करके हॉरिजॉन्टली लिख लेना चाहिए। हमें कंबाइन करके सबको क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये इसकी पूरी एक्सपेंशन है। चाहिए कि मैं अगर ब्रैकेट्स में तोड़ता, मैं स्क्वायर स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स में
मैंने डिवाइड किया होता और फिर आपस में टर्म्स को मल्टीप्लाई किया होता, तो सारी टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आती, ये सारी टर्म्स आती मेरे पास। जिस तरह ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, इस तरह ये पावर 5 वाली एक्सपेंशन जो है वो सारी ये टर्म्स दे रही है मुझे। डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली कर सकते हो बिल्कुल, अभी जगह नहीं होगी इतनी, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली नहीं किया। एग्जाम में तुम्हें यूजुअली कहा जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स जैसे यहाँ पे कहा हुआ है, सही है, तो फिर हॉरिजॉन्टली सही है, तुम कर लो, कोई मसला नहीं है। मैंने अभी वर्टिकली इसलिए किया है क्योंकि अगले साल जब A2 में तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन दोबारा आता है, सही है, उसमें ये वाला फार्मूला नहीं होता, उसमें और लंबा फार्मूला होता है, उसको हॉरिजॉन्टली फिट करना चाहता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से आदत हो वर्टिकल लिखने की, सही है, थोड़ा सा आसान होता है लिखना उसको, और पैटर्न नजर आ रहा होता है ना कि वो गड़बड़ नहीं हो रही है। ओके, पावर्स में, वरना पर्सनल चॉइस, कोई मसला नहीं, सही है। मुझे बताओ इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, 5, सही है, a इज 5x, b क्या होगा -2 और n क्या होगा 4। अब आप जल्दी से जो है वो मुझे एक्सपेंशन करके दिखाएं, मैं आपके सामने फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, आपने मुझे सारी टर्म्स एक्सपेंड करके दिखानी है, कोई गड़बड़ हो रही होगी तो फिर मैं करूँगा सवाल सवाल, सही है। ये फाइनल आंसर है ना, पूरी एक्सपेंशन हो गई ना, अब और कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती इसमें, सही है।
हो गया। पहली टर्म क्या है? 625 x पावर 4। पहली टर्म में देखो x पावर 4 आ रहा है भाई, अब ऑर्डर चेंज हो रहा है। अगली टर्म क्या है? -1000 x³ फिर 600 x² फिर -160 x और फिर 16। सही है। देखो x की पावर्स कहां से आएंगे? अब ये ब्रैकेट में देखो जहां पे x लिखा हुआ है, पहले वाले में x पावर 4 है, दूसरे में x³ है। सही है, तो कुछ चेंज आया ना इब्राहिम। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पहली वाली टर्म में x पावर 0 आ रहा था, अगली वाली टर्म में जो है वो पावर्स बढ़ रही थी। यहाँ पे क्या हुआ है? पावर्स हाई से स्टार्ट हुई हैं और लो तक जा रही हैं। सही है, इसको कंबाइन करके मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 625 x पावर 4 -1000 x³ प्लस 600 x² -160 x प्लस 16। पावर तुम देखो, अब तुमने ब्रैकेट में जो टर्म लिखी होगी उसके हिसाब से तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है 5x पावर 4, तो x की पावर 4 बाहर आ जाएगी, क्योंकि इस पावर को तुमने कैलकुलेटर पे तो नहीं लिखा था। वेरिएबल को कैलकुलेटर में तो नहीं लिख सकते ना। हमने सिर्फ कैलकुलेटर में क्या लिखा होगा? हमने लिखा होगा 4c0 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 4 एंड -2 पावर 0। हम x की पावर खुद से लगाएंगे। सही है, कैलकुलेटर वाला दोबारा से बता दें। तुम बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, 5c0 के बाद मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाएं, इधर आके दिखाओ फिर। हाँ सही है, बिल्कुल वही साइंस लिखे हुए हैं, यहीं पे ये बातें बताने वाला हूँ मैं। आ रहा है एरर? अभी नहीं आ रहा? लाओ इधर लाओ। तुम कोई मल्टीप्लाई या ब्रैकेट मिस कर रहे होगे। ये रहा ना 5, क्या लिखना है? 4c 1 फिर ब्रैकेट लगाओ, 5 पावर 4 -1 and 3 into -2 पावर। मल्टीप्लाई तुमने नहीं लगाया होगा बीच में, कभी कभार कैलकुलेटर डिटेक्ट नहीं करता तो मल्टीप्लाई। सही। ओके, यहाँ पे ये सारी टर्म्स मैंने कंबाइन करके लिखी। सही। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, बट पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये सवाल पढ़ें। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। यानी कि कोई बात है नहीं, जो टर्म्स हमारी उल्टी आ गई, इसमें कुछ हुआ है यार। सही है, पहले क्या आई थी बॉस? पहले जो है वो असेंडिंग पावर्स आई थी, देखो एक्स की पावर्स बढ़ रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स की पावर्स कम हो रही है। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे x जो था वो सेकंड टर्म लिखी थी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे x जो है वो पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो दैट सॉर्ट ऑफ चेंजेस एवरीथिंग। सही है, तो इस बात को हम ऊपर जाके नोट कर लेते हैं। हम क्या नोट लिखेंगे? हम लिख लेते हैं कि इफ द टर्म इन x is the first term in the bracket, the expansion will automatically be in descending order. सही है, if the term in x is the second term in the bracket. The expansion will automatically be in ascending order. Ascending
असेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स और असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। सही है, ये दो ऑब्जर्वेशन थी। फिर दूसरे वाले में हमारा आपने एक और बात क्या स्पॉट की कि जब जो है वो साइंस हमने देखी तो एक पॉजिटिव आ रही थी और एक नेगेटिव आ रही थी, ऐसे ही हो रहा था कि साइंस जो है वो कुछ पॉजिटिव आ रही थी और कुछ नेगेटिव आ रही थी। ये अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक टर्म माइनस में थी। सही है, तो हम ये भी नोट कर लेते हैं, वन ऑफ द टर्म्स इन द ब्रैकेट has a negative sign, then the resulting expansion will have alternating signs. सही है कि एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, किससे स्टार्ट होगा वो पावर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बता सकता हूँ मैं कि ऑल्टरनेट आ रही होंगी आपकी साइंस। सही है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? आगे बढ़े। वो सेम ही आएगी, बस एक्सपेंशन की टर्म सारी रिवर्स ऑर्डर में आ रही होंगी तुम्हारे पास। अब आंसर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें पास्ट पेपर के कुछ सवाल नजर आएंगे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सही है कि इसने कहा है एग्जांपल 11, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। अब उसने बता दिया असेंडिंग पावर्स हैं तो फिर असेंडिंग होना जरूरी है। सही है, फिर तुम्हें जाहिर सी बात है एक्स को सेकंड पे ही रखना है, तुम फर्स्ट पे नहीं ला सकते। तुम फर्स्ट पे लाओगे तो फिर तुम्हें पूरी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे फायदा क्या होगा कि अगर एक्स को सेकंड रखा हुआ है तो बस पहली तीन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। सही है, मैंने आज तक कभी पास्ट पेपर में ऐसा नहीं देखा कि आपको ऑर्डर खुद से स्विच करना हो। सही है, जनरली जिस ऑर्डर में लिखा होता है उसी ऑर्डर में एक्सपेंशन करनी होती है। सही है, फॉरन सा आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इट इज समथिंग दैट आई कुड इंक्लूड एज अ ट्रिक ऑन द एग्जाम एज वेल। ओके, क्लियर? ओके, ये सिंपल सी बात है। तो मैं अभी इस एग्जाम्पल को स्किप कर रहा हूँ एंड आई वांट यू टू लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4। ये कहते हैं the first three terms in the expansion of this where a is greater than 0 in descending powers of x are 64x power 6 minus 576x power 4 plus cx squared. Find the values of a, b and c. क्या डिफरेंट है इस सवाल में? फ्रैक्शंस भी हैं, अननोन्स भी हैं। सही है, लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात हो रही है, तो मुझे फॉर्मूला तो लगाना आता है, लगाना शुरू करता हूं मैं। सही है, मैंने कहा टर्म नंबर 1 6c0 ax पावर 6 माइनस 0 b ओवर x पावर 0, ऐसा ही है। कितनी टर्म्स निकालनी है? तो 6c1 ax पावर 6 माइनस 1 b ओवर x पावर 1। तो किसी सवाल में फंस जाए, नजर आ रहा है कि एक्सपेंशन हो सकती है तो कर दे भाई, कुछ मार्क्स तो मिल ही जाए। हो सकता है क्वेश्चन भी समझ आ जाए। बस थ्री टर्म्स करते हैं। सही है, क्या इनको किसी हद तक सिंप्लीफाई किया जा सकता है? क्या कैलकुलेटर 6c0 मुझे बता देगा? चेक करो, कैलकुलेटर 6c0 बता रहे हैं, 6c0 बता रहे हैं 1। सही है, अच्छा सी है, होता क्या है, सी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑन द कैलकुलेटर। सही है, सी जो होता है वो हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस होते हैं। सही, इसके पीछे अपना एक फार्मूला होता है, तुम्हें फार्मूला शीट में भी नजर आएगा। एनसीआर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्प्लिकेटेड बातें। सही है, फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है? फैक्टोरियल होता है कि मैं 5 फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
सही। अब ये सी एक्चुअली होता क्या है, S1 में हमारा एक टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो ये हो सकता है आपने नाम भी सुना। सही, उसमें ये सी जो है ना वो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि सी कर क्या है। सही है, अभी फिलहाल हम जो है वो इसको एज अ फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द कैलकुलेटर। सही, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड। ओके, 6C0। सो 6C0 आपने कैलकुलेटर में मुझे बताया 1। अगली टर्म, अगला इसका क्या है, AX⁻6। तो क्या ये बन सकता है A⁻6 X⁻6 और B/X⁻0? व्हाट इज एनीथिंग पावर 0? 1। ये टर्म मिला के क्या बन गई, A⁻6 एंड X⁻6। ऐसा ही है, पहली टर्म हमारी यही सिंप्लीफाई हो गई। अब इब्राहिम देखो, उनकी पहली टर्म क्या थी, 64X⁻6, हमारी क्या है A⁻6 X⁻6। यानी मुझे नजर आ रहा है कि मैं अगर कंपेयर कर लूं तो ए की वैल्यू निकल आएगी, है ना। क्या हो जाएगा, 64X⁻6 इक्वल्स टू A⁻6 X⁻6। X⁻6 कैंसिल हो गया, 8 नहीं, 6th रूट। 6th रूट कैसे लिखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, पता है नहीं? ये देखो 6th रूट भी आता है, ये ये लिखा हुआ आना चाहिए, इस पे 6 लिख दो अंदर। सही है, बटन होता है आपके कैलकुलेटर पे जो आपको बता देता है। ओके, तो 6th रूट ऑफ 64 इज 2। तो ये हमारा वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि 2⁻6 64 होता है। सही है, a इज इक्वल्स टू 2। तो एक अननोन तो आ गया भाई, थोड़े मार्क्स मिल गए मुझे, 6 में से 2 मिल गए। ओके, और अगला सिंप्लीफाई करो मेरे साथ। 6C1, कैलकुलेटर क्या बता रहे, 6 बता रहे भाई, AX⁻5। अब a की तो वैल्यू आ गई है ना, a की वैल्यू आ गई है, लगा दूं मैं 2⁻5 X⁻5 लगा दूं। सही है, और क्या रह गया, B/X। तो और इसको तो और कुछ नहीं हो सकता ना, एक x कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये पावर 4 रह गई। व्हाट इज 6 इंटू 2⁻5? 192 BX⁻4। सब देखें, सबको ये बात समझ आती है कि 192 BX⁻4 कैसे बने। a की वैल्यू लगा दिया मैंने 2, b अननोन ही है, और एक ब्रैकेट से x⁻5 निकला, और नीचे जो डिवाइड होने वाला x है वो x⁻1 था, तो रिड्यूस होके x⁻4 बन गया। सही, अब क्या ये टर्म भी हमारी कंपेरेबल टर्म है, देखो उनकी सेकंड टर्म क्या थी, -576 X⁻4। मेरी सेकंड टर्म क्या आई है, 192 BX⁻4। सही है, तो क्या मैं फिर से यही कर सकता हूँ, तो b की क्या वैल्यू आ रही है, -3। ओके, सही है। फिर अब अगली टर्म के लिए 6C2, कैलकुलेटर क्या बता रहे हैं, 15 बता रहा है भाई कैलकुलेटर। फिर ये बना 2⁻5, सॉरी 2⁻3, नहीं 4, 2⁻4 X⁻4, ऐसा ही है। और b भी आ गया अब तो ये बन गया -3² / X², है ना। क्या बन रहा है भाई, -720 X²।
क्या हमारी तीसरी टर्म उनकी तीसरी टर्म से कंपेरेबल होगी? होनी तो चाहिए। उनका सी एक्स स्क्वायर है, मेरा -720। सो -720x² इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? तो तीनों अननोन्स फाइंड कर ली, है ना? क्लियर है यहाँ तक बात? कोई सवाल? ओके, अभी मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आधा पढ़ा है, तो ये इसके अभी कुछ रिलेटेड पास्ट पेपर्स हैं, आज की क्लास में हम वो करेंगे अभी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी आधा चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये बाकी आधा चैप्टर क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहा है फाइंडिंग अ स्पेसिफिक टर्म। तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक काम तो तुम मुझे ये कह सकते हो कि सर सारी टर्म निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर वाली है तो वो निकाल लीजिएगा। लेकिन इस पार्ट में मैं आपको क्या सिखाना चाहूंगा बाद में, कि डायरेक्ट सिर्फ एक टर्म निकालनी है तो कैसे निकाल। अभी फिलहाल हम थोड़े से पास्ट पेपर के सवाल देख लेते हैं, जिसमें हमें एक्सपेंशन कर। एग्जाम्पल 11 देख, 11, 12 एंड 13। भाई ये तीन आज के 11, 12, 13। एग्जाम्पल 11 देखो, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। ये तो सबको आता है, जल्दी से कर लें। पार्ट 1 कर लेंगे तो फिर मैं पार्ट 2 जल्दी से करा दूँ। नहीं, पार्ट 1 की एक्सपेंशन करें। 4 जो भी कर रहे थे ना, क्या वो तो किसी ने क्या वैल्यू अलग कैलकुलेट की? फिर 62 तो 15 है, 15 इंटू 16 240, 240 इंटू 9, वैसे गलत कैलकुलेट, 240 इंटू 9 216 राइट। माइनस प्लस प्लस, ये मैंने भी नोटिस नहीं किया, प्लस ही आना चाहिए। Good. सही। तो कैलकुलेटर पे हमेशा एक साथ लिखा करो। तो आपको मैन्युअली कुछ भी, अभी तो मैं तो बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ, इसलिए मैं एक एक करके लिख रहा होता हूँ। आप पूरा एक साथ लिखते हैं भाई, 15 इंटू 2 पावर 4 इंटू -3 का स्क्वायर। सही। अच्छा, जिसने भी पहले कैलकुलेट किया होगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप कैलकुलेटर को सिर्फ ये लिख के देंगे ना, तो कैलकुलेटर माइनस साइन आंसर देगा, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो माइनस को बाहर रख रहा होता है। आपको अगर ब्रैकेट के अंदर रखना है तो आप ब्रैकेट लगाएं कैलकुलेटर के ऊपर, वरना कैलकुलेटर जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा उसको माइनस पे। मुझे बताना टर्म्स क्या आ रही हैं। 6 into 32 is 192। 15 into 16, 240 plus। सही। इनको यूं करके लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 64 माइनस 192x प्लस 240x स्क्वायर। जनरली आगे हम डॉट लगा देते हैं टू इंडिकेट दैट द एक्सपेंशन इज कंटिन्यूइंग। सही, आगे चलती रहेगी कब तक, जब तक 7 टर्म नहीं आ जाती। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने नहीं किया। देखो खुद ही असेंडिंग पावर्स में भी आ गया है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। सही है। असल इसका पार्ट 2 मुझे आपको दिखाना है। पार्ट 2 मुझसे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which there is no term in x square in the expansion of this
अब पहले पार्ट में तो सिर्फ एक ब्रैकेट था, सही है, दूसरे पार्ट में दो ब्रैकेट है। अभी मुझे बताओ कि क्या ये दो ब्रैकेट अभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब ऐसे लिखे हुए? नहीं हो पाएंगे, एक पे पावर एक पे पावर नहीं है, सही, जब तक उसकी पावर नहीं हट जाती तब तक ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन ही लिखी हुई हो भाई, या तो इसकी पावर 1 होती ब्रैकेट की तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन अगर मुझे इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसकी एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात तो ये होगी, सही। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कोई टर्म नहीं ढूंढनी, के की वैल्यू ढूंढनी है, फॉर विच देर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर। एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि देर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर। व्हाट डू आई मीन बाय नो टर्म इन एक्स स्क्वायर? जीरो, जीरो समथिंग। तो यहाँ पे मैं तुम्हें कह रहा हूँ फर्स्ट के इक्वल्स टू जीरो नहीं, जीरो एक्स स्क्वायर है, यानी उस टर्म का कोफिशिएंट जीरो है जो मिला के पूरी टर्म को जीरो बना देता है, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि भाई कोफिशिएंट जीरो है, टर्म तो मौजूद थी लेकिन उसका कोफिशिएंट जीरो हो गया तो उसने बाकी सबको भी जीरो बना दिया। सही है, अब किसको 240 से मल्टीप्लाई करूं? सिर्फ 240 से। अच्छा, अब यहाँ पे अर्जन छोटी सी एक बात, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अभी इसकी पूरी एक्सपेंशन नहीं हुई है ना, अभी पूरी एक्सपेंशन नहीं हुई, ब्रैकेट बने हुए ना, अभी भी एक्सपेंशन होती तो सिर्फ टर्म्स नजर आ रही होती। सही है, तो हम, मुझे बताओ कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बात समझ आती है कि 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टर्म्स आएंगी, फिर के एक्स पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और टर्म्स आएंगी, लेकिन क्या मुझे वो सारी 6 टर्म्स की जरूरत है? मुझे सिर्फ कौन सी टर्म चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं जो है वो सिर्फ सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन कर लूँ। सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करूं जिनसे एक्स स्क्वायर जनरेट होना है। अब मुझे बताओ इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर जनरेट हो? 1 को 240 से, यानी 1 को 240 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि एक्स स्क्वायर जनरेट चाहिए, और के एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? यानी फॉर्स ये जो एक्सपेंशन से मिला के 6 टर्म्स आनी थी उनमें से कुछ एक्स वाली होती, कोई एक्स क्यूब वाली होती, कोई एक्स स्क्वायर वाली होती, तो मैंने सिर्फ उन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाई जिनमें एक्स स्क्वायर जनरेट होना था। सही है, सिर्फ वही दो टर्म्स, वैसे तो 6 8 टर्म्स जो भी बननी, 6 टर्म्स बननी थी, लेकिन मैंने 6 की 6 आपको नहीं दिखाई। मैंने सिर्फ आपको सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन किनकी दिखाई है? सिर्फ उन दो टर्म्स की जिनसे एक्स स्क्वायर आ रहा था। क्यों दिखाई है? ताकि मैं अब इसको किससे कंपेयर कर सकूं? जीरो एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जीरो एक्स स्क्वायर के बारे में। सही है, फिर अब ढूंढना क्या है? के ढूंढना है, तो आगे बढ़ते हैं। 240 एक्स स्क्वायर माइनस 192 के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है, सही है, तो हट जाएगा, क्या रह गया? 240 माइनस 192 के इक्वल्स टू 0, so 240 equals to 5/4। सही है, बताएं समझ आया? कहां से? सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन। सही है, अब मैंने हमारा कहा आपको कि वैसे इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता तो आप क्या करती? 1 से सबको मल्टीप्लाई करती ना। चलो करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 64 को मल्टीप्लाई किया, 64 आया, माइनस 192 एक्स प्लस 240 एक्स स्क्वायर, सब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही हुआ। फिर अब सब के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 64 के एक्स माइनस 192 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, और
प्लस 240kx क्यूब, ऐसे ही होगा। अब फोकस क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर, यानी इस एक्स स्क्वायर की टर्म को जो है हमारा आपस में एक्सपेंशन में कैंसिल आउट हो जाने किसी तरह कि क्या ऐसी वैल्यू हो कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। सही है, तो मैंने क्या कहा कि कैंसिल आउट तो मैं चलो सोच लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसकी नेट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी नेट वैल्यू जो है वो 240x² माइनस 192kx² की वैल्यू आनी चाहिए 0x²। सही है, तो ये वही काम नहीं बन गया जो मैंने यहाँ पे किया। अब मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ सेलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन की, मैंने सिर्फ वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर ली जिनसे x² आया, क्योंकि बाकी टर्म्स के बारे में ना मुझे कोई इंफॉर्मेशन है ना मुझे उनकी जरूरत है। सही है, मेक सेंस। तो अक्सर इन क्वेश्चंस में वो पहले पार्ट में एक्सपेंशन कराएगा, अगले पार्ट में फिर आपसे कहेगा कि भाई अब ये वाली टर्म ढूंढ के दिखाओ। सही है, जैसे कि वो अगली एग्जाम्पल में कर रहा है, आप अगली एग्जाम्पल खुद से करेंगे जल्दी से, अगर ये समझ आई तो अगली एग्जाम्पल जल्दी से खुद से करें। करें ना खुद से।
तो अब चेक कर लें, पहला पार्ट सही हुआ है, ये 3 टर्म्स है, 1 प्लस 6ax प्लस 15a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है। फिर पार्ट 2 में क्या कर रहे हैं भाई, किसी का आंसर आया है 2/3, सही है, 2/3 आना है। करें, बाकी लोग करें। ओके, किया आगे नहीं, आगे 2/3, और तीसरे वाले में आंसर क्या आ रहा है, पार्ट 3 भी तो है, तो -2/3 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। पहले अब दोबारा से इब्राहिम वही बात है कि भाई ये ब्रैकेट्स जो है वो अभी आपस में एक्सपैंड नहीं हो सकते, उसकी वजह ये दोनों पे पावर लगी हुई है, सही है। तो पहली वाली पे पावर को खोलना पड़ेगा, वो तो सिंपल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, और दूसरी वाली क्या है, 1 प्लस 6ax प्लस 15a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या है, देयर इज नो टर्म इन x, तो अब कौन सी पावर में इंटरेस्ट है, सिर्फ x वाली, और नो टर्म का मतलब 0x। तो अब मैं कौन सी सेलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन करूं, मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 6ax से, और -4x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, ताकि सिर्फ x वाली टर्म्स आए, बाकी कोई एक्स्ट्रा टर्म्स ना आए मेरे पास। तो 1 इंटू 6ax माइनस 4x इंटू 1 gives me 0x, तो 6ax माइनस 4x इक्वल्स टू 0x, x सब में कॉमन, तो a की वैल्यू आ रही है 2/3, सही है, 4/6 आ रही है, विच इज 2/3, सही है। फिर इसके बाद क्या करना है अर्दिल, अब पार्ट 3 में पहले a की वैल्यू लगा दो भाई, आ गई ना a की वैल्यू, तो लगा दो पहले, और फिर किनको मल्टीप्लाई करो, सिर्फ उन टर्म्स को जिनसे एक्स स्क्वायर आना है, सही है। तो पार्ट 3 में मैं जल्दी से कर देता हूँ, मैंने कहा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 2/3x प्लस 15 इंटू 2/3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x प्लस 15 इंटू 4 60 होता है, 60/9 20/3 एक्स स्क्वायर। अब किनको मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ सिर्फ जिनसे एक्स स्क्वायर आ रहा हो,
अब किन किन से x स्क्वायर आ रहा है? पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से, फिर -4x को 4x से करने से, और 4x स्क्वायर को 1 से करने से। सबको आपस में ऐड करूंगा तो क्या बन रहा है भाई? -16/3x स्क्वायर। मैंने क्या पूछा है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या बताओगे? -16। सही है। आज मैंने आपको सिखाया पहला पार्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन का। सही है। दूसरा पार्ट हम सैटरडे को करेंगे, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है, हर हफ्ते हम एक चैप्टर कर लेते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई चैप्टर भूलना नहीं है, कोई टाइम नहीं होता रिवीजन का ए लेवल्स के अंदर। सही है, वो एंड में क्रैश ही चल रहा होता है कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो उसको, क्योंकि हर दिन नया चैप्टर आता रहेगा और ये चलता रहेगा आपके पास तकरीबन मिड मार्च तक। 15 मार्च को जाके कोर्स जो है ना वो वाइंड अप हो रहा होगा। सही है। उसके बाद 1 महीना रह जाता है, उसमें ईयरली पास पेपर करना। सही है। दिसंबर एंड जनवरी के स्टार्ट तक जो है वो हम P1 पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद S1 शुरू हो जाएगा साथ। सही है। तो इन टच रहना है आपने, कोई भी चैप्टर भूलना नहीं चाहिए। भूल रहे हैं तो रिवाइज करें, रोज बैठ के 2 क्वेश्चंस दोबारा किया करें। सही है। हर हफ्ते में जो है वो अगर लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वाड्रेटिक्स कुछ भूल रहे हैं, जाके एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करें। सही है। भूलना नहीं है भाई, भूल जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं, वो रिकॉर्डिंग ही है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, चलो मिलते हैं फिर सैटरडे को। दोनों होगी ना, +-1 खुद दोनों, तुम कह सकते हो कि Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and Alevel tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.